अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाजरीन, किसी भी इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि वो अपने और अपने बीवी बच्चों के लिए एक अलग से नई छत बनाए, जहां पर वो बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद हैं वो पूरी उम्र अपना और अपने अपने जो है अहले खाना का पेट काटते हैं, बड़ी कलील जो होती है वो रकम उसको जोड़ते हैं, और उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंचकर उनकी ये कोशिश होती है कि इतनी रकम जमा कर लें कि वो एक ज़मीन का टुकड़ा, एक किता ख़रीद लें, एक छत ख़रीद लें, एक मकान ख़रीद लें, जहाँ पर वो और उनके अहले खाना बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम बात करेंगे कि जायदाद या ये जो प्रॉपर्टी है उसकी मुंतकिली के हवाले से आम लोगों को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। आम शहरी जब कोई एक जायदाद खरीदता है और उस जायदाद खरीदारी के हवाले से जब वो सरकारी महकमों से रुजू करता है तो उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। क्या बेहतर तरीके से उसकी जायदाद मुंतकिल हो जाती है, उसको कुछ मसाइल का सामना तो नहीं करना पड़ता, और इसके साथ साथ वो तमाम तर जो सरकारी अहलकार हैं और इसके साथ साथ जो सरकारी अफसरान हैं, क्या वो अपने तमाम तर फ़राइज़ मनसबी बेहतर तरीके से सरअंजाम देते हैं। इसके साथ साथ नाजरीन, मौजूदा अगर दौर की बात की जाए तो मौजूदा जो सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब है, उनकी सरबराही में पंजाब की तारीख में पहली बार सरकारी जो अराजी है उसको वागजार करवाने के हवाले से एक मेगा ऑपरेशन शुरू किया गया है। पूरे पंजाब में जितनी सरकारी अराजी वागजार करवाई गई है, इसको गैर जानिबदार अगर इसके बारे में बात की जाए तो आज तक इसकी मिसाल नहीं मिलती। इसके बारे में भी बात करेंगे। ये जो स्टेट लैंड है उसको रिट्रीव करने के हवाले से क्या हिकमत अमली है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब की, इसके साथ साथ इसकी मालियत कितनी है, कितनी ये स्टेट लैंड रिकवरी है। उसके साथ साथ हम बात करेंगे कानूनी माहिरीन से भी, उनसे भी राय जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसके बारे में जो कवानीन है उनके बारे में क्या राय देते हैं, आम शहरी क्या कहते हैं। इसके साथ साथ जो सरकारी अफसरान हैं उनका भी हम मौक़िफ़ लेंगे इसके बारे में। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम जायदाद की मुंतकिली के हवाले से आम शहरियों के जो मसाइल हैं और इसके साथ साथ जो सरकारी अराजी है उसकी जो वागुजार करवाया जाता है सरकारी महकमे की जानिब से, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से, उसके बारे में क्या कहते हैं तमाम तर जो अफसरान हैं आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। हुकूमती महकमों की जानिब से उनकी कारकर्दगी के हवाले से बहुत से दावे किए जाते हैं। किसी भी इंसान की सबसे बड़ी ये ख्वाहिश होती है कि वो पूरी उम्र की जो उसकी जमा पूंजी है उससे एक छत खरीद ले जहां पर वो अपने बीवी बच्चों को रख सके। ये जायदाद मुंतकली के हवाले से मुख्तलिफ सूबाई महकमे मौजूद हैं, मुख्तलिफ सरकारी अफसरान हैं, और ये सैकड़ों अफसरान हैं। मजमूई तौर पर अगर पंजाब में इनकी बात की जाए, हज़ारों तक शायद इनकी तादाद की अगर बात की जाए तो मुबालगा नहीं होगा। तो ये क्या आम शहरियों की जायदाद मुंतकली के हवाले से जितने भी सरकारी महकमे हैं वो बेहतर तरीके से काम करते हैं? क्या जो आम लोग हैं वो इत्मीनान का इजहार करते हैं इन तमाम तर सरकारी अफराद के? क्योंकि अगर एक आदमी एक जायदाद ख़रीदता है उसके लिए वो उसको उसकी रजिस्ट्री करवाना पड़ती है, उसको उसका इंतकाल पास करवाने के लिए उसको पटवार खाने से भी जो है वो रुजू करना पड़ता है। तो क्या आम शहरियों के तमाम तर ये काम बेहतर तरीके से? और हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? वहीद भट्ट जी। वहीद भट्ट साहब, आप ये बता दीजिएगा, जायदाद मुंतकिली के हवाले से लोग जो है वो पटवार खानों में जाते हैं, मतलब रजिस्ट्री के दफातर में जाते हैं, तो क्या आम जो एक शहरी है उसके काम बेहतर तरीके से हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तकरीबन 30-35 साल से सियासत से अटैचमेंट हूँ, तो काफ़ी महल्लेदारों दोस्तों के काम वगैरह आते हैं। मैं समझता हूँ जैसे एक होटल में लिस्ट लगी होती है ना मीमो, इस तरह हर काम का इनका अलहदा रेट होते हैं पटवारियों के, और ये साइलिन को इतना तंग करते हैं कि वो मजबूर हो जाता है कि रिश्वत मैं इनको दे के फिर अपना काम करवा लूँ। हालांकि मैंने वहाँ देखा कि बारिश दाढ़ी वाले जो 5 वक्त के नमाजी होते हैं, जो रिश्वत देना ममनू समझते हैं या कि अच्छा नहीं समझते, तो वो भी इतने धक्के खा खा कर उनको पैसे देकर अपना काम करवाते हैं। रिसेंटली मैं अपने दोस्त हैं उनका काम के सिलसिले में ये मजांग के पटवार साहब के गया, पहले तो उन्होंने तकरीबन हमारे कोई 15-20 चक्कर लगाए हैं, फिर उसके डायरेक्ट उसने कह दिया भाई 20,000 रुपये हमें दें तो आप कल आके अपना वो ले जाएँ काम। सिर्फ मैं यही हुकूमत वाला से यही दरख्वास्त करूँगा कि आप कहते हैं कि हम सहूलतें पैदा कर रहे हैं, डिजिटल कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अवाम उसी जगह पे खड़ी है जहाँ आज से 50 साल पहले खड़ी थी। और अक्सर ये मेरे साथ है कच्ची बस्ती जाहद कॉलोनी, ये इन्होंने कुछ लोगों ने जब ये पता नहीं 92 में जले हैं, तो रिकॉर्ड जब जला है तो उन्होंने पैसे देकर ये अपने नाम करवा लिया, और
गुंडा पार्टी ने आकर यहाँ से किसी ने 2 लाख रुपए मरला, किसी ने कुछ खरीदा, यानी कि गरीबों को पीस ही रहे हैं। पटवार खाने से ठंडी हवा गरीबों को कभी भी नहीं आई। मैं आला काम से यही गुजारिश करूँगा कि खुदारा इस सिस्टम को बदलें, ये रिश्वत वाले निज़ाम को ख़त्म करें ताकि आवाम को सुकून का सांस ले सकें। अदरवाइज़ तो मैं जब भी जाता हूँ वो सिर्फ लोग बैठे होते हैं, जो मुट्ठी में पैसे देता है उसका काम हो जाता है, नहीं तो दूसरा बेचारा दे के बाहर चला जाता है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि पटवार खानों में जब भी कि कोई एक आम शहरी अपने कोई भी काम लेकर जाता है जायदाद मुंतकिली के हवाले से, जब वो रुजू करता है किसी पटवार खाने से, तो बगैर पैसों के उसका काम नहीं किया जाता। उन्होंने एक वाक़या भी बयान किया है कि कुछ चंद रोज़ कबल वो मोजांग के इलाके में कोई पटवार खाना है, वहाँ पर गए। पहले तो उनको चक्कर लगवाए गए 20 के करीब, और उसके बाद उनको वाज़े तौर पर कहा गया कि अगर वो 20,000 रुपये रिश्वत की मद में उस पटवार खाने के एहलकारों को देंगे तब जाकर उनका काम होगा। हमारे साथ कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब ये बताइएगा कि आम तौर पर जो सरकारी महकमे हैं जिनका जायदाद मुंतकिली के हवाले से बड़ा किरदार है, पटवार खाने भी हैं, रजिस्ट्रीज मुहर्रर भी हैं इस सिलसिले में, तो क्या आम लोगों के मसाइल बेहतर तरीके से हल हो रहे हैं? सर पहले तो इनको ढूंढना पड़ता है कि ज़रिए मुतलका बंदा जो होगा ना उसको ढूंढना पड़ेगा किधर है। 3-4 दिन के बाद मिलेगा, फिर उसका असिस्टेंट कहेगा यार वो साहब ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसे करो वैसे करो। मेन मकसद उनका ये होता है कि दफ्तर आए हैं तनख्वाह के लिए और काम के पैसे आपने देने हैं। किसी भी जगह पे चले जाएं आप, किसी भी पटवार खाने, वो आपको पटवारी नहीं मिलेगा। जब वो मिलेगा अपने असिस्टेंट नीचे वाले तबके से बातचीत करके उसके बाद वो काम करेगा। उन्हें नज़र नहीं आते आपको कहीं भी। ये जो डिजिटल फ़र्दें वगैरह सब, ये सब झूठ है, नहीं मिलती। ये डिजिटल फर्दें, डिजिटल गिरदावरी, बड़े तो दावे किए जाते हैं हुकूमती महकमों के। बस ये दावों तक ही है। मैंने अपनी विरासतें बनवानी है, 4 साल से रुका हूँ। क्यों रुके हुए हैं? तो पैसे देंगे तो काम होगा ना। कितने पैसे? कोई 20 मांग रहा है, कोई 30 मांग रहा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि अपनी ज़ाती जायदाद मुंतकिली के हवाले से, उसकी विरासत के हवाले से उन्होंने रुजू किया एक पटवार खाने का, वहाँ पर उनसे रिश्वत मांगी गई, और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जितने भी ये पटवार खाने हैं वहाँ पर टाउट रखे जाते हैं, सरकारी अफराद हैं जो कि आम लोगों को लालच देते हैं कि आपको ये काम करवा लिया जाएगा, और काम करवा देते हैं हम। इस सिलसिले में वो इस मद में वो रिश्वत जो है वो वसूल करते हैं। और ये जो हमारे साथ शहरी मौजूद थे इनका ये भी कहना था कि पटवारी आमतौर पर मिलते नहीं हैं, पटवार खाने बड़े गुमनाम और पचीदा जगहों पर होते हैं। आम जो शहरी है उसके लिए ढूंढना बहुत मुश्किल है। आम शहरी के लिए एक पटवारी तक रसाई मुश्किल है। आम शहरी के लिए बहुत मुश्किल है कि वो अपना जायज़ कानूनी काम भी करवा सके। उनका ये कहना है कि अगर रिश्वत दी जाए तो फाइलों को पहिए लग जाते हैं और फाइलों पर फौरी तौर पर काम होता है। जायदाद मुंतकिली के हवाले से जब आम शहरी सरकारी दफातर का रुख करते हैं तो ये क्या तमाम सरकारी दफातर में बगैर किसी रिश्वत के, बगैर किसी इजाफी रकम की अदायगी से इनके तमाम तर काम होते हैं? हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अब ये बताइएगा कि जो सरकारी महकमे हैं, जो सरकारी इदारे हैं, क्या वहाँ पर बगैर रिश्वत के काम होते हैं लोगों? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए जी, ये शुरू से आज तक और आगे का किसी को पता नहीं है, ये यही सिस्टम चलता आ रहा है। हर जगह पे करप्शन है, कोई भी अदारा ले लें आप, हर जगह पे करप्शन है। ये जो भी गवर्नमेंट आती है ना, एटलीस्ट उनको ये चाहिए कि जो ऊपर है ना उसको तो बहुत से वॉच करते हैं, ठीक है, जो नीचे होते हैं ना, जैसे पटवारी लेवल हो गया या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वॉट एवर एनीवेयर, ये सब जगह भी यही मसला है। एटलीस्ट इसको थोड़ा अवेयरनेस में लाना चाहिए, इस पर थोड़ी वॉच रखनी चाहिए। लेट से एक मिसाल देता हूँ, आपने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी है, पता नहीं कहाँ से कर्ज़ा लिया, किससे मांगे, किसी से क्या भी कुछ भी करके ले लिया। जब वो जाती है पटवार खाने में तो वहाँ पे जो है ना एक अलग सा ही माहौल होता है। यानी कि वो यही होता है कि आप तो थोड़े से मरे होते हैं पैसे इकट्ठे करके, इधर उधर से लोन लेके, कर्ज़ा लेके, जेवर बेच के, ये सब करके, तो जब आप उनके हाथ चढ़ते हो ना तो फिर ये समझ लो कि आप फिनिश हो गए हो, आपके पास कुछ नहीं बचा। ये पटवार खाने की बात नहीं है, ये तकरीबन सारे डिपार्टमेंट्स में कुछ ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक आम शहरी मौजूद थे
और उनकी जानिब से ये एक बड़ी बेहतर और साहिब तजवीज़ दी गई है कि सरकारी दफातर में आम शहरियों को अपने जायज़ काम करवाने के लिए जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो इस सिलसिले में वो अगर अपनी शिकायत जो है कहीं पर दर्ज करवाना चाहें तो इसके लिए एक बिल्कुल अलग और गैर जानिबदार किस्म का एक महकमा होना चाहिए, और इस महकमे को किसी भी किस्म की सियासी जो मुलव्वस होना है उसे पाक रखा जाए, किसी भी किस्म की सियासी मुदाखलत ना हो सरकारी महकमे में। इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि तमाम जो सरकारी महकमे हैं, अगर एक आम शहरी को, अगर एक आम किसी भी शख्स को कोई काम पड़ जाए इन सरकारी महकमों से, तो वो हड्डियां तक नोच लेते हैं। ऐसे करप्ट माफिया ये बैठे हुए हैं, और जायज़ काम भी जो है आम आदमी के वो बगैर रिश्वत के वो नहीं करवा सकता। पंजाब की तारीख में ये पहली बार है कि कब्जा माफिया के खिलाफ बड़े ही वसी पैमाने पर ऑपरेशन किया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से जो ऑपरेशन किया जा रहा है और कब्जा माफिया से जो तमाम तर सरकारी अराजी को वागुजार करवाया जाता है, इसके बारे में जो है सरकारी हुकाम उनका ये कहना है कि ये कई 100 अरब रुपए की सरकारी अराजी है वो कब्जा ग्रुपों से वागुजार करवाएगी। ये पंजाब के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से ये जो सरकारी अराजी वागुजार करवाएगी, इसके बारे में आम शहरी क्या कहते हैं? हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? हुमायूं रशीद। हमें साहब ये बता दीजिएगा, हुकूमत की जानिब से ये तमाम तर जो सरकारी अराजी वागुजार करवाएगी, ये क्या कहते हैं आप इसके बारे में? मैं इसके बारे में ये कहता हूँ, अगर तो कब्जा ग्रुप से छुड़ाइए, लार से छुड़ाइए, फिर तो ठीक है। अगर गरीब के लोगों के जो छोटे छोटे घर बने वो छुड़ाइए तो जुल्म किया हुकूमत ने। अगर आप इसमें फ़र्क किस तरह से करेंगे कि गरीब आदमी है या कब्जा ग्रुप? उनके घर के हालात से पता चलता है। कुछ छोटे कच्चे मकान होते हैं, कुछ तो एक कमरे का मकान होता है, उसमें 4 दीवारी होती है। गरीबों का तो पता शक्ल से पता चल जाता है, तो लाड़ का भी शक्ल से पता चल जाता है। तो मेरे ख्याल से तो ये गरीबों के साथ ही ज्यादती है जो भी है इस हुकूमत के दौर। तो वो तमाम तर लोग जो कि कई एकड़ जो है सरकारी ज़मीन जो है 4 दीवारी करके वहाँ पर कब्जा कर लेते हैं, और बाद में जो है वो अपनी गुंडागर्दी से वो कब्जा भी किसी को छुड़वाने नहीं देते, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनके बारे में हमदर्दी है कोई? नहीं, उनके बारे में कोई हमदर्दी नहीं, वो तो जुल्म है। ये गरीबों के साथ अगर होया तो फिर ज्यादती है, अगर उनसे छुड़ाइए तो गवर्नमेंट जिंदाबाद। गवर्नमेंट जिंदाबाद। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि अगर हुकूमत की जानिब से ये तमाम तरह जो सरकारी राजी वागुजार करवाएगी, अगर तो ये कब्जा माफिया से करवाई गई तो ये एक बड़ी बेहतरीन किस्म का ये काम है। लेकिन अगर आम गरीब लोग, मुआशरे के सताए हुए लोग वहाँ पर कुछ रिहाइश आपने करके कच्ची आबादियाँ, कच्चे मकान बनाकर थे, अगर वो उनको ख़त्म किया गया है तो ये अच्छा एक इकदाम नहीं है। ये एक हमारे साथ शहरी मौजूद थे, उनका ये कहना था। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद उनसे बात करते हैं। अब ये बताइएगा, सरकारी महकमों में जब जायदाद मुंतकिली के हवाले से कोई भी आम शहरी जाता है तो क्या उसका काम बेहतर तरीके से होता है, तरजीही बुनियादों पर होता है? काम होता है, बेहतर तरीके से नहीं होता। पैसे लगते हैं, सब कुछ फिर बनता है। बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप। हाँ, पैसे लगते हैं फिर काम होता है। पैसे ये वो सरकारी वाजबात कोई फीस वगैरह होती है, कोई रिश्वत है? ये जरूर, ये फीस रिश्वत है या सरकारी वाजबात है? जे अगर पूरा उसका सही मसला है, पैसे पूरे लेते हैं तो फिर ठीक है। जे अगर पैसे ज्यादा लेते हैं तो फिर नहीं ठीक। फिर आपका तजर्बा क्या है? क्या जायज़ पैसे लिए जाते हैं या इजाफी पैसे? मेरा ख्याल है कि ज्यादा पैसे लिए जाते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि जब आम शहरियों की जानिब से जायदाद मुंतकिली के हवाले से वो सरकारी महकमों से रुजू करते हैं, जब वो वहाँ पर जाते हैं तो बगैर इजाफी रकम दिए, जिसको रिश्वत कहा जाता है, ब्राइबरी जो है, नजराना जो होता है, या जिसको मुट्ठी गर्म करना भी कहते हैं, उसके बगैर जायज़ काम भी आम शहरियों का नहीं होता। ये कहना था हमारे साथ एक मौजूद आम शहरी का। क्या आम शहरी को अपना एक जायज़ और बिल्कुल दुरुस्त काम करवाने के लिए भी रिश्वत का सहारा लेना पड़ता है? एक वो शहरी जो कि बेरोज़गारी देखता है, जो कि महंगाई देखता है, तमाम तर जो अशिया ज़रूरियाँ हैं उनकी हर रोज़ जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उनको भी वो बर्दाश्त करता है। उसके बाद जब वो एक अपना जायज़ काम लेकर सरकारी महकमे में जाता है तो क्या तमाम तरह सरकारी वाजबात में ही उसका काम हो जाता है या उसको कुछ इजाफी रकम नजराने की सूरत में पेश करना पड़ती है? हमारे साथ शहरी मौजूद से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? खलील अहमद। खलील साहब, आप ये बता दीजिएगा, आम शहरी जब अपने ये जायदाद मुंतकिली के हवाले से पटवार खानों से या रजिस्ट्री ब्रांचेस से रुजू करते हैं तो क्या उनके काम जो है इजाफी रकम के बगैर, रिश्वत के बगैर होते हैं? नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं होता। जो भी सरकारी इदारे होते हैं वो तमाम तकरीबन अपना हिस्सा लेके काम करते हैं, जायज़ काम भी। और इसी की वजह से जो है ना, जायज़ काम जो है ना वो नाजायज़ बन जाते हैं।
और कई जगह पे आपने देखा होगा कि लोगों ने कब्ज़े किए हुए हैं और ये प्रॉपर्टियों की वजह से ना उन्हें पता है कि इनमें को थोड़ा सा फॉल्ट है, ना वो पैसे देते हैं, ना गरीब बंदा ना पैसे दे सकता है और ना पटवारी उसको ठीक करता है, ठीक है ना। तो वो इसी सिलसिले से चलते हुए वो गलत डॉक्यूमेंट्स निकलवा के ना तो कब्ज़ा कर लेते हैं। तो वो आज फिर उसके बाद उसको नस्लें उसकी तबाह हो जाती हैं, उसे वो चीज़ नहीं मिलती। एक चीज़ ये है, दूसरी चीज़ ये है कि जो इसमें पटवारी हजरात के साथ जो जैसा हमारा डीलर तबका है ना, ये भी झूठ पे बड़ा झूठ बोलते हैं। उन्हीं की वजह से ना वो जो उनको बताते हैं ना, उसकी वजह से वो झूठ बोल बोल के ना अपनी प्रॉपर्टीज़ को सेल करके अपना सिस्टम चलाते हैं डीलर हजरात भी। इसमें सबसे मेन वजह ये है कि ना तो हुकूमत आज तक किसी हुकूमत ने उनको कोई लाइसेंस दिया है, अगर लाइसेंस दिया है तो फ़ीस ज़्यादा है। मैं इसमें ये सजेशन दूंगा हुकूमत को कि वो उनको ना यूनिट वाइज उनका लाइसेंस इशू करे। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे नाजरीन, उनकी जानिब से बड़ी अहम बात की गई है। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि एक आम आदमी जिसने अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट काट कर एक कोई ज़मीन, कोई मकान या कोई दुकान खरीदी होती है, उसके बाद वो जायज़ काम करवाने के लिए जब वो रकम अदा नहीं करता तब उसका काम नहीं किया जाता मुतल्लका पटवारखाने की जानिब से। लेकिन वो तमाम तो लोग जो कि नाजायज़ काबिज होते हैं किसी भी प्रॉपर्टी पर, वो पैसे देकर अपना जो है नाजायज़ काम भी जायज़ करवा लेते हैं। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था, बड़ी अहम बात जो हमारे साथ ये जो शहरी मौजूद थे उन्होंने कही, कि जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जिनकी वसातत से तमाम तर लोग अपनी जायदाद ख़रीदते हैं या बेचते हैं, इसके हवाले से हुकूमत का चेक बड़ा ज़रूरी है। और तमाम तर जो रकूम हैं, जो कमीशन भी अदा की जाती हैं, वो भी जो है अंडर द टेबल नहीं होनी चाहिए, वो भी वाज़े तौर पर और सरकारी तौर पर अदा करनी चाहिए। इस सिलसिले में जब सरकारी तमाम तर जो महकमे हैं उनकी भी इस सिलसिले में गवाही और तमाम तर मौजूदगी आ जाएगी, तब ये तमाम तर जो ख़राबियाँ हैं निज़ाम की वो बेहतर हो सकेंगी। नाज़रीन, कुछ शहरियों की जानिब से जो है तमाम जो रेवेन्यू स्टाफ है, जो रजिस्ट्री ब्रांचेस के एहलकार हैं, उन पर इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अकबर अली है। मैं तकरीबन अरसा 13 साल से प्रॉपर्टी के हवाले से अपने इलाके के, अपने दोस्त बाप के जो सरकारी मामलात होते हैं वो मैं देखता हूँ। कुछ दिनों पहले मेरा यहाँ पे जाना हुआ, अरशद पटवारी साहब है चाह मीरा, वहाँ पे मैं गया हूँ। उससे पहले जो पटवारी साहब थे मैं जाता रहा हूँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चक्कर लगवाए जाते थे। अब अरशद पटवारी साहब जो हैं चाह मीरा के, मैं कुछ काम के सिलसिले में, रजिस्ट्री इंतकाल के सिलसिले में उनके पास गया हूँ। वहाँ पे जब पहुँचा हूँ, अरशद पटवारी साहब मुझे खुद मिले हैं। मैंने उनको बताया जनाब मैंने ये रजिस्ट्री का इंतकाल चढ़वाना है, तो उन्होंने बग़ैर किसी फ़ीस का इकरार करते हुए, बग़ैर किसी चीज़ का मुतालबा करते हुए मेरा काम जो है वो रजिस्ट्री का इंतकाल है वो 2 दिन के अंदर अंदर जो है उन्होंने किया। और इसी तरह मैं अगर इशरे पटवारखाने की बात करूँ, उबैदुल्ला पटवारी साहब है, वहाँ पे रेवेन्यू अफसर जो है हाजी अजहर साहब दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर कानूनदान सफदर शाहीन पीरजादा एडवोकेट। उनका ये कहना था कि जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का या रेवेन्यू जो स्टाफ है उसकी मिली भगत के बगैर मुमकिन ही नहीं है कि रियासती अराजी पर कब्जा कर लिया जाए। इस सिलसिले में कार्रवाई की जाती है, रेवेन्यू स्टाफ ही कार्रवाई करता है और वो वागुजार करवाता है। लेकिन वहां पर जो जिन लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वो जमीन की, उस अराजी की हिफाजत करके उनके खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। और इसके साथ साथ पंजाब के इंसदाद बदगुमानी के सुप्रीम इदारे एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की कारकर्दगी पर भी जो है वो खासी तनकीद की गई है सफदर शाहीन पीरजादा साहब की जानिब से। उनका ये कहना था कि एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट जो पंजाब है उसका कोई सरोकार ही नहीं है कि वो जो है ये अराजी को, सरकारी अराजी को वागजार करवाए। इसके बारे में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के जो सीनियर मेंबर हैं बाबर हयात आरड़, और इसके साथ साथ साबिक सूबाई वज़ीर माल की बात की जाए मलिक अनवर खान, वो भी इसके बारे में वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि ये डोमेन, ये जुरिस्डिक्शन नहीं है एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब की कि वो ज़मीनों के कब्जे वागजार करवाता फिरे। नाज़रीन, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ये वो बोर्ड है जो कि पूरे पंजाब में तमाम तर सरकारी अराजी का तमाम तर जो है इख्तियारात इस्तेमाल करता है और उसका तहफ़्फ़ुज़ भी करता है। इसके साथ साथ आम शहरी जो अपनी जायदाद मुंतकली के लिए रुजू करते हैं मुख्तलिफ रजिस्ट्री ब्रांचेस का, पटवार खानों का,
वो तमाम जो पूरे पंजाब में हैं वो कंट्रोल होते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बाबर हयात तारड़ साहब, जो कि सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब है। नवंबर 2019 में उन्होंने इस ओहदे का चार्ज संभाला था, उनसे जानते हैं इसके बारे में। बाबर हयात तारड़ साहब, आप ये बता दीजिएगा, नवंबर 2019 से अभी 2022 तक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की क्या कारकर्दगी रही है अब तक? वो तमाम तर क्या इंकलाबी इकदामात हैं जो कि आपकी सरबराही में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने किए हैं? हमारा रेवेन्यू कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम आया और उसके तहत पूरे हमारा रेवेन्यू के कोर्ट केसेस के निज़ाम को जो है वो डिजिटाइज़ किया गया। एक हमारा पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ और उसके तहत जब ये शुरू हुआ तो 1,30,000 केसेस हमारे पेंडिंग थे और आज ये 61,000 रह गए हैं। सो पूरा पर मॉनिटरिंग है, एक एक केस जो है वो उसकी क्या कहते हैं फॉलो अप है, उसकी सुपरविजन है और फैसला होने के बाद अमल दरामद भी होता है उसके ऊपर। इसके अलावा जी लेजिस्लेशन बहुत ज़्यादा की गई, बहुत से कवानीन में तरमीम की गई। स्टैम्प एक्ट के अंदर बड़ी मेजर तरमीम आई। हमने ई स्टैंपिंग को फैलाया और जो लो डिनोमिनेशन के स्टैम्प पेपर्स थे उनको सफ़ेद कागज़ पे शिफ्ट किया। बड़ा इनकलाबी इक़दाम था कि हम वो येलो और वो मोटा कागज़ जो है उसको छोड़ के हमने 3 कोड्स वाला सफ़ेद सादे कागज़ के ऊपर शिफ्ट किया और आपका 100-200 के स्टैम्प पेपर्स जितने भी हैं वो अब इसके ऊपर हैं। हमारी सेविंग भी हुई है, शॉर्टेज भी नहीं होती और उसके साथ ही साथ ये सिक्योर है, ट्रेसेबल है और चोरी जो है वो भी बंद हो गई है। आज टाइम वेंडर्स तमाम के तमाम डॉक्यूमेंटेड हैं स्मार्ट कार्ड्स के थ्रू, पासपोर्ट लॉगिन के थ्रू। तरक्याती काम बहुत से हुए जी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर बहुत ज़्यादा दफातर जो हैं, जो असिस्टेंट कमिश्नर्स के, डिप्टी कमिश्नर्स के जो कम पड़ गए थे या वसीदा हो चुके थे, उनकी बहाली की गई, उनको बनाया गया। जो हैं मुख्तलिफ़ अज़ला में जो है वो अफसर जो दौरा करते हैं उनके लिए सर्किट हाउसेस जो है वो बनाए, बेहतर किया गया उनको। सर्किट हाउसेस नए भी ही बनाए गए या पुरानी बिल्डिंग्स को रिपेयर करके सर्किट हाउस में तब्दील किया गया। इसके अलावा जी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में फुल बोर्ड की हर 2 हफ्ते के बाद बाकायदा मीटिंग हुई पूरी एजेंडा के साथ। पूरा बोर्ड उसमें इन्वॉल्व था। जो कुछ बोर्ड में काम हो रहा है उसका सारा हम साथ साथ लेके चले और उससे बहुत ज़्यादा बेहतरी आई फैसला साजी में और लेजिस्लेशन में और डेलीगेशन ऑफ पावर्स के अंदर भी। कैडेस्टर जो है उसके ऊपर काम शुरू हुआ। लैंड कैडेस्टर के अंदर स्टेट लैंड का सारा निज़ाम जो है उसको डिजिटाइज़ किया गया और स्टेट लैंड के यानी स्टेट लैंड का जो हमारा डेटा है और लाहौर शहर का डेटा को भी किया गया। अब उसमें हमारी इमेजरी का थोड़ा सा इशू था, कुछ लाइसेंसिंग, कुछ NOCs नहीं मिले, मगर उसके ऊपर काम जारी है इंशाल्लाह और लाहौर और स्टेट लैंड का कंप्लीट डेटा जो है वो हमारा कैडेस्टर की शक्ल में आ जाएगा बहुत जल्द। ग्राउंड वर्क सारा मुकम्मल है, मैपिंग पूरी की गई है, एक एक खसरा मैप्ड है। उसके अलावा अब ये पल्स प्रोजेक्ट जो है वर्ल्ड बैंक की $150 मिलियन की फंडिंग के साथ अप्रूव हो चुका है। अब यही कैडेस्टर पूरे पंजाब का कैडेस्टर बनने जा रहा है जिसमें देहातों की आबादी और हर शहर, हर अर्बन एरिया की एक एक बिल्डिंग मैप होगी उसके अंदर और आपका कैडेस्टर ओपन डॉक्यूमेंट होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, कोई भी शख्स ऑनलाइन देख सकता है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, ज़मीन की शक्ल भी, उसकी मिल्कियत भी, उसकी वैल्यू भी, हर चीज़। हमारी डिजिटाइजेशन के अंदर हमारा बाकी 2 रजिस्टर तो पहले डिजिटाइज हो चुके थे, अब बाकी जो हमारा तकरीबन 90% रजिस्टर हैं जो तकरीबन 20 से हैं लैंड रिकॉर्ड के, ये हमारे डॉक्यूमेंट्स वो डिजिटाइज हो रहे हैं। कुछ हो चुके हैं मसावियाँ, फील्ड बुक, मगर कुछ बाकी होने जा रहे हैं। तेज़ी से काम शुरू है। गिरदावरी हमारी खरीफ में हुई और अब रबी में दोबारा हो रही है। डिजिटाइज्ड है, एक एक खसरा मैप हो रहा है और उस एक एक खसरे के ऊपर उसकी ज़मीन की तफसील, उसके ऊपर किस्म ज़मीन क्या है, उसको आपाशी का कौन सा ज़रिया है, उसके अंदर जो है वो मालिक कौन है, कब्ज़ा किसका है, फसल कौन सी है, वैल्यू क्या है, ठेका वहाँ कितना है और उसकी लोकेशन एग्जैक्ट जो कि आगे कैडेस्टर के साथ मर्ज करेगी। ये आइसोलेशन में काफ़ी सारे काम चले जो अब मर्ज हो गए हैं। और इसके बाद रोज़नामचा हमारा शुरू हो चुका है जो डिजिटाइज्ड है। हर रोज़ उसकी रिपोर्टिंग अब उसकी शुरू है। लाल किताब आ रही है जो कि विलेज सेंसस बुक है। सो ये ढेर सारे हमारे ये काम हुए। रेवेन्यू एकेडमी जो है उसका काम शुरू किया और हमारे जो नया फील्ड स्टाफ है, हमारे पटवारी और कानूनगो, उनकी ट्रेनिंग अब जो नई भर्ती हुई हैं वो हो रही है उनके थ्रू। 5000 नई
हमारी HR भर्ती की गई। आपको मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि रेवेन्यू का हमारा जो स्टाफ है, फील्ड स्टाफ, वो हर महकमे का काम करता है। बाबर हयात तारड़ साहब, आप ये भी बता दीजिएगा कि गुज़िश्ता तकरीबन ये जो 3 साल का अरसा बनता है, स्टेट लैंड सरकारी अराजी जो है उस पर ये देखा गया, माजी में हमने देखा कि बहुत आसानी से जो कुछ बासर अफराद होते थे वो कब्जा कर लेते थे और उसके बाद वो उस पर काबज़ ही रहते थे। लेकिन ये देखा गया है कि जब आप आए हैं सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब का, आपने 4 संभाला, तो ये कब्जा ग्रुप के खिलाफ कोई खास किस्म का ऑपरेशन आपकी हिदायत पर शुरू किया गया था। कितनी अब तक आप पूरे पंजाब में स्टेट लैंड जो है वो वागुजार करवा चुके हैं और कितनी मालियत है उसकी, और उसको हमेशा के लिए ऐसे क्या आपकी जानिब से इकदाम किए गए हैं कि दोबारा वो कब्जा माफिया जो है उसके ऊपर काबज़ ना हो? ये स्टेट लैंड की वागुजारी जी, उसके लिए एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव कैंपेन हुई जी। जितना रकबा कब्ज़े में था, बेशक वो किसी स्टे की वजह से था, किसी नजायज़ कब्ज़े में था, किसी और सहारे के तहत था, उसकी मैपिंग की गई। तकरीबन 2,27,000 एकड़ जो है वो आइडेंटिफाई हुआ और उसके बाद उसकी रिट्रीवल की कोशिश हुई, बड़ी हर ज़िले में अलग-अलग। तो आज की तारीख़ तक अल्हम्दुलिल्लाह हम 1,92,000 एकड़ जो है वो रिट्रीव करा चुके हैं वागुजार, और उसकी मालियत तकरीबन जो है 4,486 अरब रुपया है। ये बहुत बड़ा एसेट है गवर्नमेंट का, जिसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसको मज़ीद प्रोटेक्ट करने के लिए एंटी इंक्रोचमेंट का कानून लेके आए हैं, जिसमें तावान जो है वो उस पर्टिकुलर ज़मीन के कीमत के या उसकी मालियत के 0.1% पर डे की बेसिस पे चार्ज किया जा रहा है। इससे इंशाल्लाह डिटरेंस मज़ीद आएगी। मगर हमने जो इसी को जो मैप किया स्टेट लैंड, इसको स्टेट लैंड मैनेजमेंट सिस्टम में मर्ज कर दिया है। हमारी GIS लैब बन रही है हमारी, तो इंशाल्लाह इसके बाद की जो एक डिस्क्रेशन थी, जो केसेस दबाई जाती थी, ये मुकम्मल तौर पे इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा और हम स्टेट लैंड पे किसी को कब्जा नहीं होगा। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब बाबर हयात तारड़ साहब। उनका ये कहना था कि नवंबर 2019 से अगर आज तक बात की जाए तो कब्जा माफिया से बड़ी जो है वो ज़्यादा ज़मीन वागुजार करवाई है। और अगर नाज़रीन गैर जानिबदारी से भी बाबर हयात तारड़ साहब की इस बात का अगर जायज़ा लिया जाए तो पंजाब की तारीख में हम ये वाज़े तौर पर कह सकते हैं कि कब्जा माफिया के खिलाफ आज तक ऐसा ऑपरेशन नहीं हुआ जैसा कि मौजूदा दौर में हुआ है। कई 100 अरब की मालियत की ये जो सरकारी अराजी वागुजार करवाई गई है, ये रियासत की, ये हमारी मुल्क की मलकियत थी और बड़े ही बासर और सियासी पुश्तपनाही रखने वाले ये तमाम तर कब्जा माफिया थे जिनसे ये इसको वापस लिया गया और ये रियासत की अमानत जो है इसको वापस लौटाई गई। और ऐसे भी इकदाम किए गए हैं बाबर हयात तारड़ साहब की जानिब से कि दोबारा कब्जा माफिया इसके ऊपर काबिज नहीं हो सकेगा। इसके साथ साथ उनका यह भी कहना था कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब की जानिब से ऐसे तमाम तर बहुत से इंकलाबी इकदाम किए गए हैं कि जिनके बारे में अगर वो बात करना शुरू करें तो कई घंटे तक वो बोल सकते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने बात की आम शहरियों को जायदाद मुंतकली के हवाले से जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है उसके हवाले से। आम शहरियों का ये कहना है कि जब वो अपनी जायदाद मुंतकली के हवाले से सरकारी दफातर से रुजू करते हैं तो इस सिलसिले में उनकी बगैर जो सरकारी अफसरान हैं उनकी मुट्ठी गर्म की उनका कोई भी जायज़ काम भी नहीं होता। रिश्वत का बाजार सरगर्म है। इस सिलसिले में जो लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया है जिनमें असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, इसके साथ साथ असिस्टेंट जो है ADCR लाहौर हैं, इसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर लाहौर, उनकी कारकर्दगी पर ये बहुत बड़ा इस सिलसिले में सवालिया निशान पैदा होता है। कानून में तरमीम की ज़रूरत है। कानूनी माहिरीन से जो हमने बात की उनका ये कहना था कि इस सिलसिले में जो सरकारी अफसरान, सरकारी मुलाजमीन जो कि मुलव्वस होते हैं स्टेट लैंड पर कब्जा करने में, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब बाबर हयात तारड़ का इस सिलसिले में ये कहना था कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने गुज़िश्ता तकरीबन 3 सालों में इतने इंकलाबी इकदाम किए हैं तमाम तर जो पंजाब में लैंड रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनके हवाले से जिनकी मिसाल नहीं मिलती। उनका ये कहना था कि कई 100 अरब रुपए की सरकारी अराजी वागुजार करवाई गई है। इस सिलसिले में उनकी जानिब से जो कवानीन में तरमीम भी की गई है जिसके तहत जो एक आम आदमी, एक जो कब्जा माफिया से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स है, वो जब सरकारी अराजी पर काबिज हो जाता है तो उसे वागुजार करवाए जाने के हवाले से जो है उसको जुर्माना, उससे तावान वसूल करने के लिए भी कवानीन में तरमीम की गई और ये बड़ी ख़तीर रकम बनती है। रोज़ाना की बुनियाद पर जो है उसके खिलाफ जो है वो जुर्माना आयद करने के हवाले से कानून में तरमीम की गई है। आइंदा हफ्ते हम मज़ीद किसी पब्लिक इशू को उजागर करेंगे और इसके बारे में देखेंगे और सुनेंगे कि पब्लिक की आवाज़ क्या कहती है।